नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि अभिनेता ऋतिक रोशन से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। ईमेल विवाद को लेकर ये पूछताछ लगातार की जा रही है। कंगना रनौत से ईमेल विवाद को लेकर के लगातार आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार ऋतिक रोशन से पूछताछ कर रही है। साल 2000 का पूरा मामला है जहां पर कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार अब पूछताछ ऋतिक रोशन से की जा रही है, जहां पर ये माना जा रहा है कि दोनों एक्टर्स के बीच पूरा विवाद हुआ था, ईमेल विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों की तरफ से कई सारे लीगल नोटिसेस एक दूसरे एक्टर्स को भेजे गए थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर के बात मुंबई क्राइम ब्रांच की करें तो लगातार ऋतिक रोशन से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है ईमेल विवाद को लेकर के दोनों। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार वो पूरा क्या कुछ मामला था। तो मामला ये था कि साल 2016 का है, जब ऋतिक रोशन ने कंगना के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिलने की शिकायत की थी। और इसके बाद ऋतिक रोशन का आरोप है कि 2013 से 2014 के बीच 100 ईमेल मिले थे। तो दोनों के बीच का विवाद बताया गया कि ये ईमेल कंगना रनौत की मेल आईडी से भेजे गए थे। ये सारे आरोप ऋतिक रोशन ने लगाए थे और साथ ही इसे लेकर ऋतिक रोशन ने साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। कुछ दिन पहले ही इस मामले को साइबर सेल से क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये पूरा विवाद जो है कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच का, जहां ऋतिक रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने मामला ट्रांसफर करवाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा था। तो आज ऋतिक रोशन से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हकीम देशमुख जुड़ गए। हकीम, जिस तरह से लगातार पूछताछ जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल? देखिए कीर्ति, ये जो मामला है ये है 2013-14 का, जहां पर ऋतिक रोशन ने जो है ये फर्जी ईमेल बना करके कोई उनका अकाउंट जो है वो चला रहा है। इस तरीके की शिकायत जो है 2016 में जो है ऋतिक रोशन ने पुलिस में दर्ज कराई थी। और जिसके बाद इस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि कंगना रनौत जो है उस अकाउंट पर काफी सारे जो मैसेजेस है वो भेज रही है। इस तरीके का मामला जो था 2016 में जब इन्होंने ऋतिक रोशन ने मामले को दर्ज कराया था, तब ये शिकायत में दर्ज कराया था। तभी अब इस बात पर जो है ऋतिक रोशन के वकील जो है राम जेठमलानी ने 2020 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात करके कहा था कि मामले को इतनी ढिलाई क्यों दी जा रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2020 में इस मामले को क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि CIU को जो है वो सौंपा था। उसके बाद अब ये मामला आगे बढ़ा है और फिर इस ब्रांच ने जो है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है वो ऋतिक रोशन को समन जारी किया था और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। आज ऋतिक रोशन जो है CIU के आगे जो है वो तलब हो गया और क्या कुछ उनका कहना है ये पता चल पाएगा। जी, तो क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में कंगना को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक्टर्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी सारे लीगल नोटिस एक दूसरे को भेजे थे? जी बिल्कुल, कंगना और ऋतिक रोशन के बीच का ये मामला है और उसमें कंगना ने जो दावा किया था कि ऋतिक के साथ जो है उनके संबंध रहे थे, लेकिन ऋतिक ने जो है इसे साफ तौर से जो है इनकार कर दिया था और इसी को लेकर के मामला है। आगे ये बढ़ेगा और जिस तरीके से अब इसमें से क्या कुछ निकल करके आता है, क्राइम ब्रांच जो है वो क्या कुछ इसकी तहकीकात करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा पेचीदा मामला है, लग रहा है 2013-14 का मामला था, जो कि अब 21 में जाकर के जो है इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और क्या कुछ अब निकल करके आएगा, पुलिस क्या इस पर तफ्तीश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, फिलहाल हकीम तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ऋतिक रोशन से आज पूछताछ की जा रही है, आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात अगर करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू में G23 गुट की बैठक जारी है, जहां बैठक में शामिल हुए आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और भूपेंद्र हुड्डा और इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में ये बैठक की जा रही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि बैठक पर कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू में G23 गुट की बैठक जारी है और बैठक में शामिल आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में इस बैठक को किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आने वाले वक्त में हो सकती है। और साथ ही अभी इस तरह से जो माना जा रहा है कि ये वो G23 में वो 23 नेता शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाए थे और वही सारे नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और नॉर्दर्न इंडिया का 15 दिन का जो समारोह था, जो सेलिब्रेशन,
वो कश्मीर में मनाई जा रही थी और कश्मीर से सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरे दोस्त बशारत अहमद, जो के बाद में डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हुए, हम कॉलेज की तरफ से उस समारोह में रहे, ट्रेनिंग ली, गांधी को समझा, खादी शुरू की और गांधी पर लेक्चर 15 दिन सुनने को मौका मिला और तब से उनकी विचारधारा हमारे दिमाग में चली गई, क्योंकि स्कूल का और कॉलेज का ऐसा समय जो आपके दिमाग में चली जाएगी बात, वो मरने के बाद ही निकलती है। तो 2 चीजों से हम प्रभावित हुए थे गांधी जी, सच और अहिंसा। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हमेशा प्रयास किया है सच और अहिंसा पर विश्वास करना और उसको बोलना और उस पर अमल करना। उसके बाद फिर बाद में मैंने स्टूडेंट लाइफ शुरू की और यूथ कांग्रेस किया। लिहाजा मुझे गौरव है कि मेरी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से शुरू हुई थी और उसी के साथ हमारी जिंदगी भी उसी विचारधारा से खत्म हो जाए। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो गई। कोलकाता में बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता पर इसको लेकर के तीखा हमला भी बोला। साथ ही कहा कि अब 8 चरणों से समस्या क्या है। पश्चिम बंगाल में बुआ वर्सेस बेटी की शुरुआत हो गई। बात अगर करें, बीजेपी ने ममता के खिलाफ महिला नेताओं के पोस्टर भी लगाए और साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उतारी है नेताओं की फौज। तो इसके साथ आपको यह भी बता दें कि कल शिवराज सिंह चौहान, और बात करें 2 मार्च की, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल जाएंगे। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, लगातार जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले हिंसा जो है वो बंगाल में देखने को मिल रही है। और साथ ही ये भी सवाल उठाया जा रहा है अर्जुन सिंह की तरफ से कि आखिरकार ममता बनर्जी को 8 चरणों में जिस तरह से चुनाव करवाए जा रहे हैं उसमें किस तरह की समस्या है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जब बंगाल में हिंसा का दौर देखने को मिला है, जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पैड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बना है ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे। सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। लोग अंडर थ्रेट एंड इंटिमिडेशन में है। इस माहौल को बदलना चाहिए। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज का चुनाव हो रहा है। कल चुनाव आयोग ने इसका घोषणा की। ये तो बंगाल का लज्जा है। पूरे हिंदुस्तान का सामने हमारा लॉस ऑफ फेस हो गया। ये सांस्कृतिक कैपिटल जिसको माने जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल इतना सारे मनीषी का नाम करते हैं, मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं बांग्लार संस्कृति, बांग्लार कृष्टि, पान परा मुंह में देकर कोई समझ नहीं पाते। खैनीखोर बिहारी यूपी का लोग को ऐसे भाषा से तो अपमानित करता है तृणमूल कांग्रेस का लोग। तो वो लोग कैसे है? 8 फेज में क्यों चुनाव हो रहा है? जब ममता बनर्जी सत्ता में आए थे तो चुनाव 6 फेज में हुआ था। उसका मांग था 8 फेज का चुनाव कराने का। उसका यही बताना था कि बिना 7-8 फेज का चुनाव होने से सीपीएम और पुलिस को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो आज 10 साल सत्ता में रहने का बाद ये लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सके। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार बात अगर बंगाल की करें तो वहां पर जातीय फैक्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इस जातीय फैक्टर को लेकर के आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार जाति का फैक्टर सामने आया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव होने उसको लेकर के जाति फैक्टर पहली बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिला। एक और जहां मथुआ समुदाय बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां पर अलग अलग बात करें, अगर अमित शाह की बात करें, अगर ममता बनर्जी की, तो वो सभी नेता मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आदिवासी और कुर्मी समाज पर भी लोगों की नजर इस वक्त बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। खासतौर पर नदिया और उत्तर 24 परगना में मथुआ समुदाय है। जिस तरह से अलग अलग
समुदाय को साधने की कोशिश इस बार पश्चिम बंगाल में की जा रही है। दोनों जिलों में लगभग 1.5 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस बार पश्चिम बंगाल में पहली बार जिस तरह से जाति फैक्टर देखने को मिला, इस बार दोनों ही पार्टियां इस समुदाय का वोट लेने की कोशिश में जुटी हुई हैं और मतुआ समुदाय का बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर असर देखने को मिलता है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीट और उत्तर दक्षिण 24 परगना की 74 सीटें हैं जिन पर इनका असर देखने को मिलता है। वहीं जंगल महल के जिलों में आदिवासी और कुर्मी समाज का वोट भी बेहद अहम हो जाता है। और उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय है। तो इस बार जिस तरह से मुकुल रॉय बीजेपी का चेहरा है उत्तर 24 परगना में, दक्षिण 24 परगना में शांतनु ठाकुर और टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी कमाल संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस बार जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाति फैक्टर देखने को मिला है, किस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाए जाएंगे, जिस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है, उसके बारे में आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। बात अगली खबर की करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल से खास बातचीत की है। वही आम लोगों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही अहंकार से चल रही है बीजेपी सरकार, ये शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से कहा गया है। तो शक्ति सिंह जी, जिस तरीके से लगातार आज 5 राज्यों के चुनावों की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, आपको क्या लग रहा है कि अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन राज्यों के लिए तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोगों के इश्यूज लेके हम सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करते हैं जैसे भाजपा करती है कि हिंदी बेल्ट में चुनाव आएंगे तो गौ माता की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो भाजपा के नेता कहेंगे कि गाय का मांस तो सबसे अच्छा होता है, वही भाजपा के नेता बोलते हैं। तो ये इश्यू सिर्फ उनके लिए वोट बैंक होता है। हम आवाम के इश्यूज उठाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, हमने जीत भी देखी है। हम अहंकारी नहीं बने, हार मिली है तो मायूस नहीं हुए हैं। हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ कहीं हम लड़ेंगे। 5 राज्यों में हम पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे विश्वास है गैस, डीजल, पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, अहंकार से जिस तरह से सरकार चल रही है, किसान परेशान है। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, लोगों के पास नौकरी नहीं है। बड़े बड़े खर्चे सरकार अपने शौक के लिए कर रही है, पर एक आम आदमी है, उसकी कोरोना की महामारी के बाद जो मुश्किल है उसकी चिंता नहीं हो रही है। तो इन हालात में कांग्रेस को जनता के आशीर्वाद, वोट दोनों मिलेंगे। सर, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर अब सरकार अपनी निगरानी बनाने जा रही है, क्या लग रहा है कितना सही है ये? कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे इसमें लोग अपनी डेवलप कर सकेंगे? देखिए, सोशल मीडिया को ये सरकार सरकारी मीडिया बनाना चाहती है। मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, अब उनको लगता है कि हमारी पोल खोल सोशल मीडिया पे हो रही है। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे खिलाफ यही भाजपा वाले पेड टीम बना के सोशल मीडिया पे गाली गलौज तक करते थे। हमने तो कभी उसके पर नहीं काटे सोशल मीडिया के। फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है हमारा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं मेरे विचार आज़ादी से रख सकूं। मेरे प्लेटफॉर्म पे, माने मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरी यूट्यूब, उस पर मेरे विचार रखने का तो मेरा। ट्विटर पे आपने देखा होगा जिस तरीके से तकरीबन 3 दिन से लगातार मोदी रोजगार 2 का ट्रेंड कर रहा है, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है, लगातार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अहंकारी बन गई है, इसलिए लोगों के इश्यूज को ट्रेंड क्या कर रहा है उसको अनदेखी कर रही है। पर जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी अहंकार नहीं टिका था, तो मोदी और शाह का कहां से टिकेगा? हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह जी। ब्यूरो विमल के साथ केशव मिश्रा, G24/7 न्यूज, दिल्ली। बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार शहनवाज हुसैन अपने गृह जिला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सुपौल जिले के पब्लिक लाइब्रेरी में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के भरोसे पर, पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, रोड में, पुल में, बिजली में, सिंचाई में, अब उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है। हम लोगों को औद्योगिक क्रांति करनी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, अनुभव वाले, जिनके साथ मैंने पहले भी 5 साल
काम किया है केंद्र में, और अब उनके साथ राज्य में काम। बिहार के मधुबनी में दबंगों की मनमर्जी देखने को मिली है। दरअसल मधुबनी में दबंगों ने दलित परिवार को गांव से चले जाने का फरमान जारी कर दिया। गांव के दबंग इस दलित परिवार को इस बार धमकी देते दिखाई दिए, जिससे परिवार अब इस गांव में असुरक्षित महसूस करने लगा है। दबंगों ने कई बार घर में घुसकर परिवार से रंगदारी भी मांगी। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को सुरक्षा के लिए आदेश किया गया है, लेकिन जब बड़ा बाबू या थानेदार को पेपर मिला, उसके बाद से मतलब उन्होंने भी कहा कि अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो तुरंत हमें सूचित कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया था वो तो अब दोबारा ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग दूसरे लोगों के माध्यम से हमें बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो टॉर्चर करते हैं कि मतलब हम नहीं पढ़ा, मतलब ये क्यों पढ़ा रहा है, मतलब हमें जीना नहीं देना चाहते, वो किसी तरह से हमें गाँव से भगाना चाहते हैं। ये संबंधित मुझे कुछ मालूम नहीं था, पता लगा बेल हो रहा है तो मैंने अदालत से गुजारिश किया था, जैसे हुजूर इससे बढ़िया तो हमें गांव से निकलने के आदेश दे देते, भगा देते गांव से, क्योंकि ये लोग मुझे प्रताड़ित करेंगे, तंग करेंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पर मेरे सरकारी पीपी ने मुझे एक पेपर बना के जज के सामने सारे चीज़ों को लिख के और प्रति कॉपी, सबको कॉपी मुताल्लिक़ पक्ष के वकील को, मेरे वकील को एवं अदालत में एवं थाना प्रभारी को इसका प्रति मेरे यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ, और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो मां गंगा को दे सकते हैं वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई, और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहां बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा, और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गंगा की सफाई को लेकर के सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि सरकार गंगा की सफाई को लेकर के झूठी बातें कहती है, और साथ ही ये कहा कि जो सरकार गंगा को लेकर के झूठी और भ्रामक बातें फैला सकती है वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के कितनी बातें झूठी बोल सकती है। और साथ ही इस बात का भी दावा किया कि 2022 में के चुनावों में जीत अगर किसी की होगी तो वो समाजवादी पार्टी की ही होगी।
तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स की हत्या करते हुए दूसरा शख्स साफ तरीके से नजर आ रहा है। आप भी देखिए कैमरे में कैद हुई लाइव मर्डर की ये पूरी वारदात। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के बीच लाइव मर्डर। देसी तमंचे से फायरिंग कर मार डाला। वीडियो बना रहे शख्स पर ही गोली दाग दी। कहते हैं कि इसकी जिंदगी कितनी है ये किसी को नहीं पता। मौत कब और कैसे आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। इस बात को पुख्ता करता है ये वीडियो। चंद मिनट पहले जहां पार्टी चल रही थी वहां एकदम मातम पसर गया, खून फैल गया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश या फिर हत्या कहिए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वारदात का ये वीडियो क्राइम की पूरी कहानी समझाने को काफी है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले दो लोग किसी खेत के किनारे बैठकर शराब पी रहे होते हैं और तीसरा शख्स इनकी शराब पार्टी को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है। तस्वीरों के मुताबिक जो शख्स कैमरे के पीछे है वो इन दोनों को और ये उस शख्स को देख सकते हैं। इस दौरान वीडियो में एक तमंचा भी नजर आता है। तमंचे में पहले गोली नहीं होती, लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स तमंचे में गोली लोड करता है। बाकी दो लोग इस बात से पूरी तरीके से बेफिक्र हैं कि यहाँ कुछ मिनट बाद एक वारदात होने वाली है। वीडियो में नजर आ रहा है कि शख्स पहले तमंचा लोड करता है और बिना वक्त गवाए वीडियो बना रहे शख्स पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन आवाज के मुताबिक गोली लग चुकी होती है। युवक बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। ये पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां गोली लगने से युवक की मौत हो गई। ये वाकया यकीनन सोच से परे है। ये वाकया यकीनन सोच से परे है। किसी को तनिक भी भनक ना थी कि अगले पल किसी की जान जाने वाली है। खैर, वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अपराधी पर शिकंजा कसने की बात कर रही है, लेकिन जिस शख्स की इसमें मौत हुई है उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई स्तब्ध है। रूह कपाने वाले इस वीडियो को जिसने भी देखा वो यही सोच रहा है कि अगर मरने वाला शख्स कैमरा छोड़ मारने वाले के इरादे को पहले भांप लेता तो आज वो शायद जिंदा होता और वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता। ये पूरा वाकया शराब के नशे में हुआ है या फिर शख्स ने जानबूझकर गोली चलाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन यकीनन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है और ये समझा दिया है कि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है, लिहाजा चौकन्ने रहिए। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में जो किसान आंदोलन था लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गंगा की सफाई को लेकर के सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि सरकार गंगा की सफाई को लेकर के झूठी बातें कहती है और साथ ही ये कहा कि जो सरकार गंगा को लेकर के झूठी और भ्रामक बातें फैला सकती है वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के कितनी बातें झूठी बोल सकती है। और साथ ही इस बात का भी दावा किया कि 2022 में के चुनावों में जीत अगर किसी की होगी तो वो समाजवादी पार्टी की ही होगी।
तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स की हत्या करते हुए दूसरा शख्स साफ तरीके से नजर आ रहा है। आप भी देखिए कैमरे में कैद हुई लाइव मर्डर की ये पूरी वारदात। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के बीच लाइव मर्डर। देसी तमंचे से फायरिंग कर मार डाला। वीडियो बना रहे शख्स पर ही गोली दाग दी। कहते हैं कि इसकी जिंदगी कितनी है ये किसी को नहीं पता। मौत कब और कैसे आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। इस बात को पुख्ता करता है ये वीडियो। चंद मिनट पहले जहां पार्टी चल रही थी वहां एकदम मातम पसर गया, खून फैल गया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश या फिर हत्या कहिए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वारदात का ये वीडियो क्राइम की पूरी कहानी समझाने को काफी है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले दो लोग किसी खेत के किनारे बैठकर शराब पी रहे होते हैं और तीसरा शख्स इनकी शराब पार्टी को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है। तस्वीरों के मुताबिक जो शख्स कैमरे के पीछे है वो इन दोनों को और ये उस शख्स को देख सकते हैं। इस दौरान वीडियो में एक तमंचा भी नजर आता है। तमंचे में पहले गोली नहीं होती, लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स तमंचे में गोली लोड करता है। बाकी दो लोग इस बात से पूरी तरीके से बेफिक्र हैं कि यहाँ कुछ मिनट बाद एक वारदात होने वाली है। वीडियो में नजर आ रहा है कि शख्स पहले तमंचा लोड करता है और बिना वक्त गवाए वीडियो बना रहे शख्स पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन आवाज के मुताबिक गोली लग चुकी होती है। युवक बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। ये पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां गोली लगने से युवक की मौत हो गई। ये वाकया यकीनन सोच से परे है। किसी को तनिक भी भनक ना थी कि अगले पल किसी की जान जाने वाली है। खैर, वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अपराधी पर शिकंजा कसने की बात कर रही है, लेकिन जिस शख्स की इसमें मौत हुई है उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई स्तब्ध है। रूह कपाने वाले इस वीडियो को जिसने भी देखा वो यही सोच रहा है कि अगर मरने वाला शख्स कैमरा छोड़ मारने वाले के इरादे को पहले भांप लेता तो आज वो शायद जिंदा होता और वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता। ये पूरा वाकया शराब के नशे में हुआ है या फिर शख्स ने जानबूझकर गोली चलाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन यकीनन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है और ये समझा दिया है कि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है, लिहाजा चौकन्ने रहिए।